बेलापुर गांव में रहने वाले बिरजू और हरिया बचपन के दो बहुत अच्छे दोस्त थे। पर बिरजू एक गरीब आदमी था। उसे जो भी काम मिलता वह करता रहता था। बिरजू जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अपने गरीबी से दोनों पति पत्नी बहुत दुखी थे। इस गरीबी की दशा में बिरजू का बेटा मोहन बहुत बीमार हो गया और जो कुछ भी कमाया था सारी धन संपत्ति को अपने बेटे मोहन के इलाज में लगा दी। इतना सब करने के बाद भी वह अपने बेटे को बचा नहीं पाया। इसलिए बिरजू आर्थिक रूप से पहले से और अधिक कमजोर हो गया था और दूसरी तरफ हरिया खेतों का गेहूं बेच कर काफी धन इकट्ठा कर लिया था। अरे क्या हुआ बिरजू, यहाँ क्यों आए हो? सेठ जी, मैंने सुना है आप अपने खेत में खुदाई का काम करवा रहे हैं, तो आपको उसमें लोगों की जरूरत है। लेकिन मैंने अपने खेतों में तो बहुत सारे मजदूर लगा रखे हैं। सेठ जी, मुझे काम की बहुत अधिक जरूरत है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन तुम इतने कमजोर हो, भारी काम कैसे करोगे? तेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, तुम काम नहीं कर पाओगे। सेठ जी, आप कोई हल्का काम दे दीजिए। सेठ जी, आप कैसे भी करके मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूँ। लगता है इसे काम की बहुत अधिक जरूरत है। क्यों ना इस बात पर बिरजू का फायदा उठाया जाए। क्या हुआ सेठ जी, क्या सोच रहे हैं? आप मुझे काम दोगे ना? देख बिरजू, मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर फिर भी तुम कोई काम करना चाहते हो तो तुम मेरे खेतों का फसल काट सकते हो। मैं लोगों को इस काम के बदले में 300 रुपए देता हूँ, पर तुझे मैं सिर्फ 70 रुपए दूंगा। क्या तुम ये काम करोगे? 70 रुपए के बाद सुनते ही बिरजू सोच में पड़ जाता है। नहीं सेठ जी, 70 रुपए बहुत कम है। इससे तो घर का राशन भी नहीं आएगा। आप कुछ और दाम बढ़ा दीजिए ना। मैं तो सिर्फ 70 रुपए ही दूंगा। तुम्हें काम करना है तो कर, नहीं तो तुम यहाँ से जा सकते हो। सेठ जी की ऐसी बातें को सुनकर बिरजू दुखी होकर अपने घर लौट आता है। अरे, आज कोई काम मिला या नहीं? आपको देखकर लग रहा है कि आज भी आप खाली हाथ ही लौटे हैं। कब तक मैं घर को चलाती रहूंगी? मेरी तो किस्मत ही फूटी थी कि जो मैं आपसे शादी की हूं। शादी से पहले तो बड़ा बोल रहे थे ना कि यह करूंगा वह करूंगा। करो, मैं भी देखती हूँ क्या करते हो। जो कुछ भी पैसा कमाया था वह भी अपने बेटे के इलाज में खर्च हो गया। खुद के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा। अरे माया, तुम्हें तो पता है ना, गरीब होने की वजह से सभी लोग मेरा फायदा उठाना चाहते हैं। और आज तुम्हें पता है, सेठ जी मुझे दिन भर काम करवाने के बदले में सिर्फ 70 रुपए ही दे रहे थे। आज तुम ही बताओ, आखिर मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं काम मांगने के लिए? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे घर का गुजारा नहीं कर सकती। घर में खाने को भी एक रोटी तक नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से घर का गुजारा कर रही हूँ। हाँ भाग्यवान, मैं क्या करूं? सब लोग अपने अपने खेतों में काम करते हैं, लेकिन मेरे पास तो मेरा खेत भी नहीं है। मोहन के इलाज में सब कुछ बिक गया। मुझे कुछ नहीं पता। तुम आज के आज ही काम ढूंढ लो, नहीं तो जिस हिसाब से हमारे घर का ये हालत है उस हिसाब से तो जल्दी ही हम लोग भूखे मर जाएंगे। अरे हाँ माया, तुम ऐसा मत बोलो। मैं जल्दी से ही कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। तुम बस भगवान के ऊपर भरोसा रखो और मैं कल फिर से घर से बाहर जाऊंगा और कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। फिर अगले ही दिन सुबह होने पर बिरजू काम के तलाश में घर से निकल पड़ता है। हे भगवान, आज मुझे कोई ना कोई काम दिला ही देना, क्योंकि मैं खुद तो भूखा रह सकता हूँ लेकिन अपनी पत्नी को भूखा नहीं रख सकता। इसलिए भगवान, आज मुझे कोई ना कोई काम दिला ही देना। तभी बिरजू को रास्ते में उसका बचपन का दोस्त हरिया मिल जाता है। और भाई बिरजू, क्या हाल है तुम्हारा और कौन से दुनिया में खोए रहते हो आजकल? अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें हरिया, तुम तो जानते ही हो ना कि मैं अपने बेटे मोहन को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। इसलिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है।
और मैं बेरोजगार हूँ। कोई मुझे काम पर भी नहीं रख रहा है। अभी मैं काम के ही तलाश में भटक रहा हूँ। अरे बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं हूं ना। लेकिन इसमें तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? मैं गांव की जमीन बेचकर शहर जाने को सोच रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें वह जमीन दूंगा जिसमें तुम खेती कर सकते हो, और जो कुछ मुनाफा होगा अपना आधा आधा बांट लेंगे। क्या तुम सच कह रहे हो हरिया? हाँ मेरे दोस्त, तुम कल से ही काम पर लग जाना, फिर देखना तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। हरिया, तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। बिरजू, तुम अपने घर जाओ और अब तुम्हें कोई काम ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने घर जाओ और माया को सब कुछ बता दो। फिर बिरजू खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आता है और घर पहुंचकर बिरजू सारी बात अपनी पत्नी माया को बताता है। और फिर अगले ही दिन से बिरजू हरिया के खेत में काम शुरू कर देता है और बिरजू बहुत मेहनत से हरिया के खेतों में काम करता है। ऐसा ही कुछ महीने बीत जाते हैं और फसल कटाई का समय पहुंच जाता है। अरे वाह बिरजू, तुमने तो बहुत ही मेहनत की है, इतनी अच्छी फसल हुई है अपनी। हाँ यार, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब वह दिन आने ही वाला है जब हम इस फसल को काट कर बाजार में बेच देंगे और फिर उन पैसों से मेरे घर के सारे परेशानी दूर हो जाएगी। फिर कुछ ही सप्ताह में बिरजू और हरिया फसल की कटाई करके उस फसल को बाजार में बेच देते हैं और उन पैसों को आधा आधा बांट लेते हैं। अरे भाई हरिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इतना कुछ कर पाया हूँ। अगर मेरे बुरे वक्त में तुमने साथ नहीं दिया होता तो आज न जाने क्या होता। तुम्हारा यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आज मैं तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी को 2 वक्त का खाना खिला पा रहा हूँ हरिया भाई। अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं किया हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी जमीन दिया था। उस जमीन पर मेहनत तो तुमने ही की है। अगर तुम मेहनत नहीं करते तो आज यह सब नहीं होता। यह सब तुम्हारी मेहनत की फल है। हरिया के खेतों में काम करने की बात सेठ मुरलीदास को पता चल जाता है। मैंने बिरजू को काम पर नहीं रखा तो साला हरिया के खेत में काम कर रहा है। इसको अभी इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। क्यों ना मैं हरिया को लालच देकर उसकी वह सारी जमीन खरीद लूं। लेकिन हरिया बिरजू का सबसे अच्छा दोस्त है, इसलिए हरिया मेरी बात नहीं मानेगा। लेकिन कोई बात नहीं, क्यों ना मैं सीधा हरिया के पत्नी पूनम से ही यह बात करूंगा। अरे भाई हरिया, क्यों ना तुम अपने पत्नी और बच्चों को खाने पर मेरे घर ले आओ। बहुत दिन हो गए हैं एक साथ खाना खाए हुए। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी माता और पिता भी तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर बिरजू और हरिया अपने अपने घर चले जाते हैं। आ गए आप। और आपका काम कैसा चल रहा है? अरे भाग्यवान, काम तो बिल्कुल अच्छा चल रहा है। बस मैं तो यही सोचता हूँ कि हरिया मुझे उस दिन नहीं मिला होता तो उसके खेतों पर काम करने का मौका नहीं मिलता, और भगवान जाने हमारा क्या होता। मैं हरिया का यह एहसान कभी नहीं भूल सकता हूँ। हाँ जी, आपका दोस्त बहुत अच्छा इंसान है। उन्हीं की वजह से हम लोग 2 वक्त का खाना खा पा रहे हैं। अरे हाँ भाग्यवान, खाने से याद आया कि मैं हरिया और उसके परिवार को अपने यहाँ खाने को बुलाया है। यह तो बहुत अच्छी बात है जी कि हरिया भाई हमारे यहाँ खाने पर आएंगे। तुम उन्हें जल्दी से ही ले आना। लगता है हरिया इस बार भी फसल बाकी गांव वालों के मुकाबले काफी अच्छी होगी। अरे बिरजू भाई, क्यों अच्छी नहीं होगी? यह तो तुम्हारा मेहनत का फल है ना। बिरजू और हरिया दोनों आपस में बातें कर रहे थे और उधर सेठ मुरलीदास हरिया के घर चला जाता है। अरे पूनम बहन, क्या हाल है आपके? और माता पिता कैसे हैं? अरे सेठ जी, आप यहाँ बताइए क्या बात है और यहाँ कैसे आना हुआ? अरे पूनम बहन, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं ऐसा कह रहा था कि तुम हरिया को समझाओ और अपनी यह जमीन मुझे बेच दो और अपने परिवार को लेकर शहर चले जाओ।
वैसे भी गांव में है ही क्या, ना यहाँ कोई अच्छी स्कूल है और ना ही अच्छा यहाँ हॉस्पिटल है, और गांव में किसी भी चीज की कोई सुविधा भी नहीं है। तुम तो पढ़ी लिखी हो और गांव में क्या कर रही हो? हरिया को समझाओ और शहर चली जाओ। वह नहीं मानेंगे क्योंकि उसका दोस्त हमारी उस जमीन पर खेती कर रहा है। पूनम बहन, मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे पता है कि हरिया मेरी बात नहीं मानेगा। अगर तुम उसे समझाओगी तो वह जरूर मान जाएगा। और दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए। और देख लो, मैं तुम्हें उस जमीन की बहुत अच्छी कीमत दे सकता हूँ। अगर यह मौका तुम्हारे हाथ से चला गया तो तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? वह जमीन को नहीं बेचेंगे क्योंकि उस जमीन से ही उसके दोस्त बिरजू का घर चल पाता है और वह अपने दोस्त को भाई से भी बढ़कर मानता है। अरे पूनम बहन, तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? आज के समय में सगा भाई भी अपना नहीं होता है, जबकि वह तो हरिया का दोस्त है। और तुम्हें तो पता ही है ना कि अपना हरिया बहुत सीधा है। बिरजू ने उसे अपनी बातों में फंसा रखा है। तुम्हें पता है, इस जैसे लोग किसी के सगे नहीं होते हैं। सही समय आने पर सब कुछ लूट लेते हैं। सेठ मुरलीदास जी के बात सुनकर पूनम सोच में पड़ जाती है। लगता है पूनम मेरे जाल में फंस गई। अरे क्या हुआ पूनम बहन, किस सोच में पड़ गई? देख लो, मैं तुम्हें उस जमीन की बहुत अच्छी कीमत दे सकता हूँ। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज शाम को ही उनसे इस बारे में बात करूंगी। फिर सेठ मुरलीदास वहां से चला जाता है और फिर शाम को हरिया दिन भर थकान के बाद घर वापस आता है। सुनो जी, अब मुझे गांव में नहीं रहना क्योंकि इस गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं है और ना ही कोई अच्छा हॉस्पिटल है। मुझे इस गांव में नहीं रहना है। आप अपने जमीन को बेच दो और शहर में एक नया मकान खरीद लो। ये सब मैं भी सोचा था, पर पूनम तुम्हें तो पता ही है ना, अपनी उस जमीन पर मेरा दोस्त बिरजू खेती करता है और उसका घर अपने खेत में काम करने की वजह से ही चल पाता है। वह सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता है सेठ मुरलीदास अपनी उस जमीन की मुंह मांगी कीमत दे रहा है, तो फिर आप उस जमीन को बेच क्यों नहीं देते हो? ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलेगा? लेकिन पूनम, मैं अपने दोस्त को ऐसा धोखा नहीं दे सकता हूँ। बिरजू मेरा बचपन का दोस्त है और साथ ही मेरा भाई है। अगर मैंने अपने खेत बेच दिया तो बिरजू बेचारा किसके पास काम करेगा? बड़ी ही मुश्किल से 2 वक्त का खाना खा पा रहा है। वह हमारी तरह अमीर नहीं है। आप कब तक उसके बारे में सोचते रहोगे? अपना खुद के भविष्य के बारे में भी तो थोड़ा सोच लो। यहाँ ना कोई अच्छी स्कूल है और ना ही कोई अच्छा हॉस्पिटल है। इस गांव में खेती बाड़ी के सिवा दूसरा कोई काम ही नहीं है। आप क्यों अपने दोस्त की वजह से अपना भविष्य खराब कर रहे हो? पूनम, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं अपने दोस्त को इस तरह धोखा नहीं दे सकता हूँ। अरे आप तो हमेशा से ही भोले हो, इसलिए लोग आपको लूट लेते हैं। आपको लोगों की चालाकी के बारे में कुछ नहीं पता है। आज आप उसकी वजह से मुझसे बहसबाजी कर रहे हो। जब वह अपनी जमीन पर कब्जा कर लेगा तब आपको मेरी बात समझ आएगी। मेरी बात मानो, उस जमीन को सेठ मुरलीदास को बेच दो। और आप खुद तो थोड़ा सोचो, वह बिरजू कितना चालाक है। जमीन भी अपनी, बीज भी अपना और बाकी खर्च भी अपनी, लेकिन फिर भी आपसे ज्यादा हिस्सा बिरजू ले जाता है। अगर यह सौदा बिरजू को मिलता तो क्या वह आपके बारे में सोचता? मुझे लगता है पूनम बिल्कुल सही कह रही है। मुझे जमीन बेच देना चाहिए और शहर चले जाना चाहिए, और शहर में सभी प्रकार के सुख सुविधा भी मिल जाएगी। और वैसे भी मेरे लिए दोस्ती से बढ़कर मेरा परिवार है। मैं कल ही बिरजू को खेतों में काम करने के लिए मना कर दूंगा और कल ही सेठ मुरलीदास जी के पास जाकर जमीन को बेच दूंगा। क्या हुआ जी? क्या सोच रहे हैं आप? मुझे लगता है पूनम, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही अपनी जमीन को सेठ मुरलीदास को बेच दूंगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर हरिया बिरजू से मिलने के लिए खेतों पर जाता है। आओ आओ हरिया भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें याद है ना, आज शाम को तुम्हें अपने परिवार को लेकर मेरे घर आना है। और माया ने तो रात के खाने की तैयारी भी कर ली होगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर खाना खाने नहीं आऊंगा। और मैं यह बोलने आया था कि तुम कहीं और काम देख लो, क्योंकि मैं और पूनम और बच्चे सभी चाहते हैं कि मैं यह जमीन बेच दूं और हम सब यहाँ से हमेशा के लिए शहर चले जाएं। और देखो बिरजू, अब मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। अरे हरिया, तुम यह क्या बोल रहे हो?
अगर तुम ये जमीन बेच दोगे तो मैं क्या करूंगा और क्या होगा मेरा और मेरा परिवार का। मुझे थोड़ा समय दो, मैं कहीं और जाकर काम ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं बिरजू, मैं आज शाम को ही सेठ मुरलीदास जी के पास जाकर अपने जमीन का सौदा कर लूंगा और फिर हम सब जल्दी ही शहर चले जाएंगे। और देखो बिरजू, मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता था मैंने तुम्हारे लिए उतना किया। अब मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए नहीं कर सकता हूँ। और तुम्हें पता है, अभी सेठ मुरलीदास मुझे इस जमीन की मुंह मांगी कीमत देने को राजी है। इसलिए हम सब इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकते हैं और हमें जल्दी से जमीन बेचकर शहर चले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तुम परेशान मत हो, मैं अपने लिए और कोई काम ढूंढ लूंगा। तुमने इतनी मदद की, मेरे लिए इतना ही काफी है। इतना कहने के बाद बिरजू वहाँ से अपने घर चला जाता है। अरे आप तो बहुत जल्दी ही घर आ गए। और आप ही बताओ ना, आज शाम को हरिया और उसके पत्नी पूनम के लिए खाने में क्या बनाऊं? लेकिन बिरजू माया की बात का कोई जवाब नहीं देता है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? क्या बात है, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? सब ठीक तो है ना? बताओ ना क्या हुआ। फिर बिरजू माया को सारे बात बता देता है। यह आप क्या बोल रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? बड़े ही मुश्किल से तो हमें हरिया का सहारा मिला था। हे भगवान, आपने यह क्या किया? अब हम क्या करेंगे? भाग्यवान, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। और वैसे भी हरिया ने हमें ऐसे समय पर साथ दिया था, मैं उनका यह उपकार कभी नहीं भूल सकता हूँ। और फिर दूसरी तरफ हरिया ने अपनी जमीन को बेचने के लिए सेठ मुरलीदास जी के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। क्या रे चंदा, तुम्हें पता है मैंने पूनम को बहुत अच्छी तरह से भड़का दिया है। कुछ ही दिनों में हरिया मुझे अपने जमीन को बेचने के लिए आ ही जाएगा। फिर पता चलेगा उस बिरजू को कि मैं क्या चीज हूं। यहां से काम को ठुकरा कर गया था ना, अब उसे उसकी औकात पता चलेगी। सेठ जी, यह तो आपने बहुत अच्छा किया। और हरिया की जमीन वैसे भी बहुत उपजाऊ है और मैंने सुना है कि इस साल भी हरिया के जमीन पर सबसे ज्यादा अनाज हुए थे। चंदा और सेठ की बातें हरिया बाहर से सुन लेता है तो वह वहां से सीधा अपने दोस्त बिरजू के पास जाता है। बिरजू मेरे दोस्त, तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें अपने खेतों पर काम करने से मना किया है, तुमसे तुम्हारा काम छीन लिया है, मुझे माफ कर दो। मेरे दोस्त, मैं पैसों के आगे अंधा हो गया था और यह सब मेरी पत्नी से करवाने वाला सेठ मुरलीदास का काम है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बिरजू भाई। अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त, वह कहते हैं ना, सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता है, हमेशा सच्चाई की जीत होती है।